हेलो एवरीवन। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और अगर हम देखें तो रिसोर्सेज के बिना मनुष्य का डेवलपमेंट बिल्कुल भी संभव नहीं था। और आज अगर मनुष्य इतना डेवलप है तो उसमें सबसे बड़ा योगदान रिसोर्सेज का ही है। तो चलो हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। लेट्स सी रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या होता है? हमें सबसे पहले उसकी डेफिनेशन पढ़नी होगी कि पर्यावरण में मौजूद जितनी चीज़ों का इस्तेमाल हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं वो रिसोर्सेज कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लें तो सॉइल, फॉरेस्ट, माउंटेन्स, एनिमल्स, बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स एंड ट्रेन्स। ये सारी चीज़ें हमारी डेली लाइफ की बेसिस के लिए नीड्स भी हैं, हमारी सेटिस्फैक्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट, ये जो रिसोर्सेज हैं इनको टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, जिसका क्या मतलब होता है कि हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। रिसोर्सेज को इकोनॉमिकली फीसिबल होना चाहिए, यानी कि हर व्यक्ति इसे अफोर्ड कर सके यानी ले सके। और कल्चरली एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए, जिसका मतलब होता है कि लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो, ताकि लोग इसका इस्तेमाल करने के लिए इच्छुक हों। अब जो ह्यूमन बीइंग होता है वो टेक्नोलॉजी, नेचर और इंस्टीट्यूशन के साथ डायरेक्टली जुड़े हुए होते हैं। टेक्नोलॉजी, नेचर एंड इंस्टीट्यूशन एक दूसरे पर इंटरकनेक्टेड होते हैं। कहने का मतलब मनुष्य टेक्नोलॉजी की सहायता से नेचर के साथ इंटरेक्ट करता है और इंस्टीट्यूशन बनाता है और इसी से टेक्नोलॉजी क्रिएट करता है। इसलिए ये आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं यानी कि जुड़े रहते हैं। अब ओरिजिन के बेसिस पे रिसोर्सेज को हम दो भागों में बांट सकते हैं, जो कि बायोटिक और अबायोटिक नाम से जाने जाते हैं। बायोटिक में वो सभी चीज़ें आती हैं जो कि लिविंग थिंग्स होती हैं यानी कि सजीव होती हैं, जीवित होती हैं। और वहीं पे अबायोटिक में नॉन लिविंग थिंग्स आता है यानी कि जो निर्जीव चीज़ें होती हैं। अगर आप लोगों को कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मैं बार बार बोल रही हूँ कि अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठो, नोट्स बनाते हुए चलो। प्रकृति ने हम इंसानों को एक से बढ़कर एक अनमोल तोहफे दिए हैं, जिनका उपयोग हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं। अभी तक हमने रिसोर्सेज के ऊपर जितना भी पढ़ा है वो सब हमारे फ़ायदे के लिए ही था और वो सब हमें प्रकृति से ही मिल रहा है। प्रकृति के इन ढेरों तोहफों में हमारा फॉरेस्ट, वाटर, सॉइल, मेटल, नॉन मेटल, पेट्रोल, क्रूड ऑयल, ये सभी हमको मिलते हैं और नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं। जितनी भी मैन मेड चीज़ें हैं यानी कि जिन्हें मनुष्य बनाते हैं वो कौन कौन से हैं? ब्रिजेस हैं, बिल्डिंग्स हैं, कार्स हैं, जितनी भी मैन मेड चीज़ें हैं उन्हें हम ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। लग्जरियस लाइफ को जीने के लिए हमने इन्हीं से बहुत सारी चीज़ें बनाई, ट्रेन्स बनाए, कार्स बनाए ताकि हम अपनी लाइफ को इजी वे में जी सकें। इन चीज़ों को हम ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। अब हमारा जो चैप्टर है हम उसे ब्रीफ कंटेस्ट में समझने की कोशिश करेंगे। आप चाहो तो ये डायग्राम अपनी कॉपी में बना सकते हो। चलो, तो रिसोर्सेज हमारे दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं और ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, जो हमने अभी कवर किया। उसके बाद जो नेचुरल रिसोर्स होता है वो दो तरीके का होता है। एक तो रिन्यूएबल होता है और एक नॉन रिन्यूएबल होता है। रिन्यूएबल मतलब जिसका बार बार यूज़ किया जा सके, और नॉन रिन्यूएबल मतलब जिसका हम दोबारा से यूज़ ना कर सकें और एक ही बार उसका यूज़ किया जा सके। रिन्यूएबल में तुम्हारे दो तरीके के आते हैं, कंटिन्यूअस और बायोलॉजिकल फॉर्म में, जिसमें कंटिन्यूअस मतलब सन और विंड के बेसिस पे, बायोलॉजिकल मतलब नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन में प्लांट्स और ट्रीज आते हैं, वाइल्ड लाइफ में आपके एनिमल्स और बर्ड्स आते हैं।
वहीं पे नॉन रिन्यूएबल जो होते हैं वो रिसाइकेबल भी हो सकते हैं और नॉन रिसाइकेबल भी हो सकते हैं। यानी कि रिसाइकेबल जिसमें मेटल्स वगैरह आते हैं, हम मेटल्स का दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। वहीं पे नॉन रिसाइकेबल यानी जिसको हम दोबारा नहीं बना सकते हैं, उनके अंदर फॉसिल फ्यूल्स आते हैं, जो हमने क्रूड ऑयल अभी देखा। ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे दो तरीके के होते हैं, एक तो स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस होता है एंड दूसरा क्वालिटी एंड क्वांटिटी के बेसिस पर होता है। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज ह्यूमन सर्वाइवल और क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए अति आवश्यक हैं। रिसोर्सेज इंसानों को सरवाइव करने तथा एक क्वालिटी ऑफ लाइफ जीने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। हमारी हर ज़रूरत इन्हीं रिसोर्सेज से पूरा होता है। प्रकृति ने इन रिसोर्सेज के फ्री अवेलेबिलिटी होने के कारण इंसानों ने इसका इस्तेमाल अंधाधुंध तरीके से किया। ओवर माइनिंग, डिफॉरेस्टेशन। जंगलों के कटने से वेजिटेशन के साथ साथ वाइल्ड लाइफ को भी काफ़ी हानि या क्षति पहुंची, जिससे अर्थ पे रिसोर्सेज की कमी होने लगी। सिर्फ कुछ लोग के लालच करने से रिसोर्सेज की दिन प्रतिदिन कमी होती जा रही है। इन रिसोर्सेज पे कुछ लोगों का अधिकार होने की वजह से सोसाइटी में इम्बैलेंस क्रिएट हो गया है। जिनके पास रिसोर्सेज थे वो अमीर होते चले गए और जिनके पास रिसोर्सेज नहीं था वो गरीब होते चले गए और हमारा समाज दो भागों में बट गया। इस तरह से रिसोर्सेज के अंधाधुंध और शोषण ने ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस को जन्म दिया, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, धरती का टेम्परेचर बढ़ जाना, हार्मफुल गैसेस इमिशन की वजह से ओजोन लेयर का डिप्लीशन होना, एनवायरमेंट पोल्यूशन जैसे वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। इस तरह की बहुत सी गंभीर समस्याएं धरती पे उत्पन्न हो गईं, जिससे कि हमारी पृथ्वी का बैलेंस दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि रिसोर्सेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हों, हर किसी के पास पहुँचें, ताकि हर कोई क्वालिटी ऑफ लाइफ जी सके और ग्लोबल पीस बना रहे। यहाँ पे एक टर्म आता है सस्टेनेबल। व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो तरीका जिससे एनवायरनमेंट को बिना नुकसान पहुंचाए डेवलपमेंट हो तथा आने वाली फ्यूचर जनरेशन को रिसोर्सेज के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। जैसे वाटर रिसोर्सेज है तो हम इसका इस्तेमाल ऐसे करें कि आने वाली जनरेशन के लिए भी बचा रहे। 1992 में ब्राज़ील की राजधानी रियो डे जेनरियो में यूनाइटेड नेशन ने एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट पे एक कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें दुनिया भर के देशों ने पार्ट लिया और दुनिया भर के लीडर्स ने एक एजेंडे पे साइन किया, जिसे एजेंडा 21 यानी कि 21st सेंचुरी का एजेंडा कहा गया, जिसमें यह तय हुआ कि दुनिया भर के देश एनवायरनमेंट को बचाने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फॉलो करेंगे।
रिसोर्सेस प्लानिंग। रिसोर्सेस प्लानिंग एक प्रोसेस है रिसोर्सेस को आइडेंटिफाई, एलोकेट और मैनेज करने का। लेकिन रिसोर्सेस प्लानिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी? जैसे हम अपनी कंट्री को देखें, देश के किसी हिस्से में कोयला ज़्यादा है, कहीं पे आयरन ज़्यादा है, कहीं पे वाटर रिसोर्सेज हैं, कहीं पे सोलर रिसोर्सेज हैं, कहीं पे फॉरेस्ट हैं, कहीं पे फील्ड है। इस तरीके से देखा जाए तो रिसोर्सेज पूरे देश में अनइक्वली और अनइवन तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है रिसोर्सेज को प्लानिंग के साथ पूरे कंट्री तक पहुंचाया जाए ताकि पूरी कंट्री का डेवलपमेंट हो। अगर हम इंडिया को स्टेट वाइज देखें, किसी स्टेट के पास रिसोर्सेज की अधिकता है तो किसी रिसोर्सेज की कमी है। यह है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे वाटर रिसोर्सेज पर्याप्त मात्रा में हैं, परंतु इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कमी है। राजस्थान राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन यहाँ पर वाटर रिसोर्सेज की भारी कमी है। और यदि हम लद्दाख की बात करें तो लद्दाख अपने कल्चरल हेरिटेज के लिए जाना जाता है, बट पूरा लद्दाख कोल्ड डेजर्ट से भरा है। रिसोर्सेस प्लानिंग इन इंडिया। इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग 3 स्टेप से किया जाता है। फर्स्ट स्टेप में आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन सा रिसोर्स कहाँ पर है। मान लीजिए कोयला, तो इसके लिए सबसे पहले हम जहाँ पे कोयला होगा या होने की संभावना होगी वहाँ पे सर्वे करेंगे और मैपिंग करेंगे। दूसरे स्टेप में हम इस कोयले की क्वालिटी और क्वांटिटी का एस्टिमेशन करेंगे कि इस कोयले की क्वालिटी कैसी है और कितनी मात्रा में ये मौजूद है, इसका हम एस्टिमेशन करेंगे यानी अंदाज़ा लगाएंगे। Evolving a planning structure endowed with appropriate technology, skill and institutional setup for implementing resource development plan। यानी कि रिसोर्सेस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक प्लानिंग स्ट्रक्चर तैयार करेंगे जो अप्रोप्रिएट स्किल्स और टेक्नोलॉजी की सहायता से बनेगा और एक इंस्टीट्यूशनल सेटअप करेंगे रिसोर्सेज के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। थर्ड स्टेप, मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। यानी कि इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल पूरे देश के डेवलपमेंट के लिए किया जाना चाहिए, उसकी हम प्लानिंग करते हैं। रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्स कंजर्वेशन करना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि रिसोर्सेज अर्थ में लिमिटेड मात्रा में हैं, सो हमें रिसोर्सेज का वाइजली यूज़ करना चाहिए ताकि हमारे एनवायरनमेंट में भी हार्म ना हो और आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज अवेलेबल हों। अगर हम एग्जाम्पल देख लें
तो जैसे वाटर रिसोर्स है, तो वाटर का इस्तेमाल हम ऐसे करें कि हमारी भी ज़रूरत पूरी हो और आने वाली जनरेशन के लिए भी वाटर अवेलेबल रहे। वहीं पर गांधी जी रिसोर्सेज को लेकर काफ़ी कंसर्न थे और कहते थे, देयर इज़ इनफ ऑन अर्थ फॉर एवरीबडीज नीड, नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। Land resources. What are land resources? Let's see. Land resources are very important natural resources जो नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ को सपोर्ट देता है और ह्यूमंस की सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एग्रीकल्चर से लेकर इंडस्ट्री तक लैंड पे ही होती है। ये ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को भी सपोर्ट करता है। लैंड रिसोर्सेज इन इंडिया। इंडिया में वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स हैं, जिसमें कि प्लेट्यूज हमारे 27% हैं, माउंटेन्स 30% हैं एंड प्लेन 43% है। हम इंडिया में लैंड का किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं? इंडिया का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें फॉरेस्ट, barren and unculturable wasteland, area under non-agriculture uses, permanent pasture and grazing land, area under mixed trees, crops and groves, cultivable wasteland, fallow land then current fallow and net sown area. अगर हम फॉरेस्ट के बारे में बात करें तो फॉरेस्ट हमारे 18.11% मौजूद है। वहीं पे जो लैंड अवेलेबल नहीं है कल्टीवेशन के लिए, उसमें दो तरीके के आते हैं। एक तो बैरन और वेस्ट लैंड। बैरन लैंड मतलब जिसमें कुछ भी उगाया ना जा सके या बेकार पड़ी हुई ज़मीन, और दूसरी आती है ऐसी लैंड जो एग्रीकल्चर करने के लिए यूज़ नहीं की गई हो, जिसमें बिल्डिंग्स, रोड्स या फैक्ट्रीज बना दी गई हो। नाउ व्हाट इज लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन? एज वी नो, हमें पता है कि हमने अपनी ज़मीन को अपनी पास्ट जनरेशन्स के साथ भी शेयर किया है और हमें अपनी आने वाली जनरेशन्स के साथ भी इस ज़मीन को शेयर करना है। हम अपनी 95% ऑफ बेसिक्स नीड्स जो हमारी हैं, जैसे कि खाना हो गया, रहने की जगह हो गई, कपड़े हो गए, ये सब हमें ज़मीन से ही मिलता है। इतना ज़्यादा लैंड के ऊपर डिपेंडेंट होने के बाद भी हमने लैंड का काफ़ी गलत तरीके से यूज़ किया। फॉर एग्जाम्पल, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ों का कटना, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो कुछ ऐसे प्रदेश हैं जैसे कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा माइनिंग की वजह से डिफॉरेस्टेशन ने प्लेस किया, यानी कि बहुत ज़्यादा पेड़ों को काटा गया, जिसकी वजह से वहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ गई। ओवर माइनिंग। माइनिंग करने के बाद उस जगह को वैसे ही अबेंडन कर दिया गया, जिसकी वजह से ओवर बर्निंग होने लगी। थर्ड इज आर ओवर ग्रेजिंग। व्हाट डू यू मीन बाय ओवर ग्रेजिंग? कुछ ऐसे स्टेट्स जैसे कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये वहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन का सबसे मेन रीज़न बना ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग का मतलब होता है जो घास होती है, जो जानवरों को खिलाई जाती है, वो एक बार चरने के बाद जब उसी घास को दोबारा उन्हें चराया जाता है, जिसकी वजह से जो सॉइल होती है, उस अपर मोस्ट सॉइल, वो कमज़ोर पड़ जाती है, उसे कहते हैं ओवर ग्रेजिंग। नाउ सॉइल एज रिसोर्स। सॉइल एक रिसोर्स कैसे है? तो जो सॉइल होती है वो हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट या मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, जो कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट करती है इस अर्थ में रहने के लिए।
कुछ सेंटीमीटर ऑफ सॉइल बनने में लाखों साल लग जाते हैं। हाउ सॉइल फॉर्मेशन टेक प्लेस। देयर इज अ प्रोसेस जिसमें सॉइल बनती है। जैसे कि जो पेरेंट रॉक और बेड रॉक होते हैं वो क्लाइमेट चेंज, वेजिटेशन और अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ की वजह से, जो कि इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, ये हेल्प करते हैं सॉइल को फॉर्म करने में। जिसमें नेचर के फोर्सेस भी हैं, जैसे टेम्परेचर का चेंज होना, पानी का बहना, हवा, ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स क्या होते हैं? बर्फ के पहाड़। एक्टिविटीज ऑफ डिकम्पोजर्स। ये सारी चीजें होती हैं जो सॉइल के बनने में कंट्रीब्यूट करती हैं। केमिकल और ऑर्गेनिक चेंज जो कि सॉइल में होता रहता है वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है सॉइल का फॉर्मेशन होने के लिए। व्हाट इज वेदरिंग? वेदरिंग एक प्रोसेस है जिसमें रॉक, सॉइल, मिनरल्स छोटे छोटे पार्ट्स में टूटते हैं नेचुरल प्रोसेस से, विंड, एनिमल, वाटर, और जो हमारे लैंडस्केप अर्थ को फॉर्म करने में हेल्पफुल होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स। इंडिया में बहुत सारे वेरिड रिलीफ फीचर्स हैं, लैंडफॉर्म्स हैं, क्लाइमेट रिलीम्स हैं और वेजिटेशन टाइप हैं, जिन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल को डेवलप करने में कंट्रीब्यूट किया है। सॉइल अपने अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल कंटेन करता है। ऑर्गेनिक में ह्यूमस भी होता है। अलूवियल सॉइल। इंडिया में अलूवियल सॉइल सबसे ज़्यादा मिलती है और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मिट्टी है। अलूवियल सॉइल के अंदर हमें डिपॉजिट सेडिमेंट्स मिलते हैं जिसमें स्लिट, सैंड और क्ले होता है। अलूवियल सॉइल डिपॉजिट होती है तीन बहुत ही इम्पॉर्टेंट नदियों से जो कि हिमालय रिवर सिस्टम के अंदर आती हैं, गंगा, इंदस एंड ब्रह्मपुत्र। अलूवियल सॉइल ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया में भी पाई जाती है, स्पेशली डेल्टा है जो गोदावरी, कृष्णा, महानदी एंड कावेरी रिवर्स का। अलूवियल सॉइल दो तरीके की होती हैं, खादर एंड भांगर। जो हमारी पुरानी उपजाऊ मिट्टी होती है उसे भांगर कहते हैं और जो हमारी नई उपजाऊ मिट्टी होती है उसे खादर कहते हैं। खादर हमारी ज़्यादा उपजाऊ होती है यानी फर्टाइल होती है भांगर से, और ये ज़्यादा बेटर होता है एग्रीकल्चर के लिए। अलूवियल सॉइल अपने अंदर कुछ केमिकल्स भी रखता है जो कि एक एडिक्वेट प्रपोर्शन में होते हैं, जैसे कि पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड, लाइम, जो कि सबसे बेस्ट माने जाते हैं शुगर केन यानी गन्ने के लिए, पैडी के लिए, वीट और अदर सीरियल्स के लिए। अलूवियल सॉइल इज वन ऑफ द बेस्ट फर्टाइल सॉइल। सबसे अच्छी उपजाऊ मिट्टी अलूवियल सॉइल होती है। ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल यानी काली मिट्टी जिसका कलर ब्लैक होता है और इसे हम रेगर सॉइल भी कहते हैं। नाउ
ब्लैक सॉइल फॉर्म कैसे होती है? तो वेदरिंग और इरोजन, जो कि ब्लास्ट रॉक होते हैं यानी कि पेरेंट रॉक होते हैं, और क्लाइमेट कंडीशन। और ब्लास्ट रॉक आर दोज रॉक्स विच आर मेड अप ऑफ लावा। ये सॉइल डेक्कन प्लेट्यू के आसपास काफ़ी ज़्यादा फैली हुई है, जो कि इंटीरियर गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है। ब्लैक सॉइल मॉइस्चर की कैपेसिटी को रोकने में काफ़ी ज़्यादा सक्षम है, और ये सॉइल न्यूट्रिएंट्स की मात्रा में भी काफ़ी ज़्यादा रिच है। ब्लैक सॉइल को हम कॉटन सॉइल भी कहते हैं, और ये बेस्ट सॉइल होती है कॉटन उगाने के लिए। रेड सॉइल एंड येलो सॉइल। जो हमारी रेड और येलो सॉइल है, ये इसके कलर की वजह से इसका नाम पड़ा। ये सॉइल इग्नियस रॉक से बनती है। इसका कलर रॉक में यानी पत्थर में आयरन होने की वजह से है, और ये हाइड्रेशन होने की वजह से येलो कलर का अपीयर हो जाता है यानी दिखने लगता है। ये ज़्यादातर वेस्टर्न घाट्स, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल बेसिकली ऐसे रीजन्स में पाई जाती है जहाँ का काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, हैवी रेनफॉल होती है, जिसकी वजह से लीचनिंग और ऑक्सीडेशन लेटराइट सॉइल में पाया जाता है। लेटराइट सॉइल आयरन और एल्यूमिनियम में काफ़ी ज़्यादा रिच होता है। ये सॉइल पाई जाती है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में। स्टेट लाइक कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, ओडिशा एंड वेस्टर्न घाट्स, इन जगहों पे ये सॉइल मिलती है। ये सॉइल टी प्लांटेशन, कॉफ़ी, कैश्यू और ब्रिक्स बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, यानी कि सुटेबल होती है। एरिड सॉइल ऐसे रीजन्स में मिलती है जहाँ पे बहुत कम रेनफॉल होता है और जहाँ का काफ़ी हाई टेम्परेचर होता है, जैसे कि डेजर्ट्स। इस सॉइल में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सॉल्ट होता है इवेपोरेशन की वजह से, और लैक ऑफ ह्यूमस होता है, और मॉइस्चर भी ना के बराबर ही होता है। ये सॉइल मिलती है हिली या फिर माउंटेन एरियाज में। इस सॉइल का लुक जर्नली सैंडी सा टेक्सचर होता है, और ये सॉइल सलाइन नेचर की होती है। सॉइल्स ऑफ इंडिया। तो अब तक हमने जो पढ़ा, जैसे एरिड और डेजर्ट सॉइल, ब्लैक सॉइल जो कि लावा से फॉर्म होती है, फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल, अलूवियल सॉइल, लेटराइट सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, ये सारी सॉइल्स इंडिया में पाई जाती हैं। सॉइल इरोजन। व्हाट डू यू मीन बाय सॉइल इरोजन? जो अपर मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल होती है, यानी कि जो फर्टाइल सॉइल होती है, वो जब रिमूव होने लगे किसी नेचुरल फोर्स लाइक विंड, वाटर या ह्यूमन एक्टिविटी से, उसे हम सॉइल इरोजन कहते हैं। सॉइल इरोजन के कॉजेज़ क्या क्या हैं? या तो नेचुरल कॉज होंगे, जैसे कि बहुत ज़्यादा बारिश होना, फ्लड यानी बाढ़ आ जाना, स्ट्रॉन्ग विंड्स का चलना, और ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, ओवर कल्टीवेशन एंड माइनिंग। डिफॉरेस्टेशन यानी पेड़ों का बहुत ज़्यादा काटना, ओवरग्रेजिंग, ओवर कल्टीवेशन यानी ज़रूरत से ज़्यादा मिट्टी में कल्टीवेशन करना, और माइनिंग यानी कि ओवर माइनिंग करना।
गली इरोजन। व्हाट डू यू मीन बाय गली इरोजन? गली इरोजन का मतलब होता है सॉइल का कट कर रिमूव हो जाना और एक चैनल जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेना जो कि कल्टीवेशन के लिए फिट नहीं होता है। सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन का मतलब होता है जो सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करे और सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन रखने में हेल्प करे, जिसके लिए हम कुछ टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है एफॉरेस्टेशन, यानी कि जितना हो सके उतना पेड़ों को लगाना। टेरेस फार्मिंग, यानी कि लेयर बाय लेयर फार्मिंग जो पहाड़ों में होती है। थर्ड, कॉन्टोर फार्मिंग। कॉन्टोर फार्मिंग का मतलब होता है ऐसे लाइंस में प्लग करना जिससे जो वाटर का फ्लो है वो स्लोप में ही हो और जिससे सॉइल इरोजन प्रिवेंट हो। एंड शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट का मतलब होता है कि हमारी जो फील्ड है उसके आसपास पेड़ पौधों का लगाना, ताकि जब हवाएं चलें तो जो फर्टाइल सॉइल है वो एक जगह से दूसरी जगह उड़कर ना जा सके।